Do you know what? 90% of the aspirants fail in this examination. You heard me right. 90% of the aspirants fail. But आपको पता है क्यों ऐसा होता है? ये माइंडसेट के बारे में है. It is about the preparation strategy and not just about intelligence. आप शायद अपने बोर्ड में टॉपर रहे होगे, शायद आपके हाईएस्ट मार्क्स भी रहे होंगे आपके क्लास में, बट विदाउट द राइट स्ट्रैटेजी एंड द माइंडसेट आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते. सो कुछ मिस्टेक्स मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में एंड जो आपको रिपीट नहीं करना है. फर्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग. आपको लगता है कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करना पॉसिबल है. इट इज़ राइट, आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा, बट देन यू हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एस्पिरेंट्स एनरोल तो कर लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनके नोट्स भी उनके पास होते हैं, बट क्या वो एग्जामिनेशन क्लियर कर पाते हैं? प्लीज़ आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. मैं खुद 3 साल मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी किया, बट क्या सबका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ? नहीं. बिकॉज ये एस्पिरेंट्स को कोई भी नहीं बताता. जस्ट बाय एनरोलिंग इन कोचिंग इज वन स्टेप टुवर्ड्स द प्रोसेस. आपको आपकी थ्योरी को पढ़ना भी पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, मिनिमम 5 नंबर ऑफ टाइम्स, एंड देन उससे नोट्स बनाना पड़ेगा. नोट्स बनाने के बाद आपको आंसर राइटिंग भी करना पड़ेगा, एंड आंसर राइटिंग करने के बाद आपको फीडबैक लेना है आपके टीचर, मेंटर, गाइड, जिससे भी, एंड फिर आप खुद भी ले सकते हो अपना खुद का फीडबैक. वो कैसे मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा. एंड देन फीडबैक लेने के बाद आपको डेली ऐसा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है एंड मॉक्स भी लगाना है. तो आप देखो, खाली एक स्टेप कोचिंग ज्वाइन करने से आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस मिल जाएगा ऐसा नहीं है. कोचिंग लेने के बाद आपको रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मॉक्स करना है, डेली न्यूज़पेपर रीड करना है. सो टेकिंग कोचिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एंड आपको लगता है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, yes, it is correct, you've moved in the right direction, but then there are n number of steps left to clear the examination. So please ensure कि आप इस mindset से बाहर आ जाए कि कोचिंग ज्वाइन करने से एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. एस्पिरेंट्स कंसिस्टेंट नहीं रहते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही बताऊँ, अगर आप मैंने 2016 में मैंने अपना प्रिपरेशन जर्नी चालू किया था, एंड 2017 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो आप ये समझो 2016 से लेके 17 एक साल प्रिपरेशन में, एंड देन 2017 से लेके अगर मैं प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू क्लियर कर लेता हूँ तो 2018 में एंड होता है. तो ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर्स का ये एग्जामिनेशन प्रोसेस है. एंड अगर आप सोच लो कि आप और भी अटेम्प्ट्स देते हो तो उसमें आप और भी 1 साल 2 साल ऐड करते जाओ. सो इट इज़ अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इंटेंसिटी. अगर आपने सोचा कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेते हो, विच विल बी सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस न्यूज़, बट ऐसा नहीं हेल्प करने वाला आपको कंसिस्टेंट रहना है. डेली का 4 से 5 घंटा पढ़ो, बट डेली बहुत ज़रूरी है, एंड दैट टू इन द राइट डायरेक्शन. Just by watching random videos on YouTube or just by studying newspaper via YouTube videos will help you. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको खुद न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, एक एनालिसिस करना आना चाहिए, एंड देन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ही आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे. So being consistent is very very important than being in full intensity mode for 1 or 2 days. Also, a lot of aspirants, what they do is वो रॉट लर्निंग में बिलीव करते हैं. उनको लगता है कि मैं इस पोर्शन का रट्टा मार लूँगा या मैं इस डेट्स को, फलाने ईयर को याद कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए. इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एंड अवेयरनेस चाहिए अबाउट द टॉपिक्स व्हिच आर मेंशन्ड. सो दैट डज नॉट मीन कि आप टॉपिक ए को कवर कर लेते हो तो टॉपिक बी का भी आप रोड लर्निंग कर सकते हैं. आपको ऐसा पढ़ना है कि टॉपिक ए एंड टॉपिक बी किस तरह से कोइंसाइड करते हैं, किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे से, आपको वो भी समझना है. सो टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी किस तरह से रिलेट होता है एंड कैसे इंटरचेंजेबली आप उसको यूज़ कर सकते हैं उनके आंसर्स में, ये भी आपको स्टडी करना है. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रोड लर्निंग, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग the syllabus in a holistic fashion and utilizing them in your answer writing practice and also in your essays. Another very important part is time management. बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसीलिए क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजी. आप प्लीज़ इस चीज़ को इस तरह से समझो. सपोज आज आपने एक टॉपर टॉप को देखा, या फॉर एग्जाम्पल आपने इसी वीडियो को देखा, आपने एक स्ट्रैटेजी फॉर्म किया. नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद एक और ही टॉपर स्ट्रैटेजी या टॉपर टॉप आता है मार्केट में एंड यूट्यूब पे, आप वहाँ से उसको देखते हो, फिर आपका स्ट्रैटेजी चेंज होता है. फिर 2 हफ्ते, 1 हफ्ते बाद ये फीडबैक लूप दोबारा रिपीट होता है. आप नए वीडियोस को देखते जाओगे, नया स्ट्रैटेजी आते जाएगा एंड आप अपने प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी को चेंज करते जाओगे. बट विल यू मूव इन योर यूपीएससी जर्नी अहेड? क्या आप आपका सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो टाइम पे? क्या आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप मॉक्स कर रहे हो? क्या आप एक ही बुक को 5-5 बार रिवाइज कर रहे हो?
इफ द आंसर इज नो, यू शुड क्लियरली नॉट डू दिस अगेन. आप एक ही स्ट्रैटेजी पे फिक्सेटेड रहो एंड देन एग्जीक्यूट ऑन इट. स्ट्रैटेजी हज़ार है, आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ जाना है. आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से घूम के भी जा सकते हो. द चॉइस इज योर्स. सो स्ट्रैटेजी वही है कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है. किसी के लिए कुछ वर्क किया, किसी लिए कुछ वर्क किया, बिकॉज उनका सिचुएशन, उनका अंडरस्टैंडिंग का तरीका, उनका अप्रोच टूवर्ड्स स्टडीज वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. सिमिलरली आप अपने आप को समझो, अपने आप को एनालाइज करो, व्हाट वर्क्स फॉर यू, एंड देन अकॉर्डिंगली यू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी एंड वर्क ऑन इट. फंडामेंटल्स सब में सेम होते हैं. आपको बेसिक बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रिवीजन तब भी करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग तब भी करना पड़ेगा, एंड वो आपके स्ट्रैटेजी में किस तरह से फिट होता है वो आपको देखना है. बट देन प्लीज स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी एंड टाइम वेस्ट मत करो. नंबर 1 टाइम वेस्टेज में आपको स्ट्रैटेजी कहा गया. नंबर 2 इज सोशल मीडिया. आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम या कोई भी शॉर्ट न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करके आप अपना करंट अफेयर्स कवर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एज मच एज पॉसिबल. मैं खुद एक विक्टिम रहा हूँ. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम यूजेस इतना हैवी होता है. जिस दिन भी मैं ऐप को यूज़ करता हूँ, इट्स लाइक 1-2 घंटे तो ऐसे ही निकलते हुए दिखते हैं. सो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम को इंस्टॉल मत करो. अगर आप टेलीग्राम चैनल्स पे भी हो, प्लीज़ उससे दूर रहो. बिकॉज क्या होता है, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है. एंड मोबाइल फ़ोन इस तरह से डिज़ाइंड है आज के डे एंड एज में कि आपका एनर्जी वो सीप आउट कर देगा आपसे. तो प्लीज़ स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज. पहले से अपने सोर्सेज को लिमिट कर लो, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है. नए नए यूट्यूब चैनल्स एंड एवेन्यूज मत ढूंढो, एंड प्लीज़ सोशल मीडिया से दूर रहो जितना भी पॉसिबल है. टॉप टॉक स्ट्रैटेजीज पे बार बार मत जाओ. एक स्ट्रैटेजी को डिसाइड करो एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट. ऑल्सो बहुत लोगों को लगता है कि इसमें लक का बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी में. आई एग्री टू सम एक्सटेंट, बट देन देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच विच पीपल नीड टू फॉलो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑप्शनल्स आपको दिसंबर के पहले कवर करना है तो वो दिसंबर के पहले ही कवर होगा. आप प्रीलिम्स के 2 महीने के पहले या प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में आप उसको कवर नहीं कर सकते. योर सिलेबस शुड बी डन बिफोर दिसंबर और जनवरी एट द मोस्ट. मॉक्स को आपको अटेम्प्ट करना है, प्रीलिम्स क्लियर करने के तो मॉक्स को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. इसमें लक का बात ही नहीं आता अगर आपने मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया. सो दीज आर द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क. क्या आपने मॉक्स को अटेम्प्ट किया है? क्या आपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है? क्या आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है? क्या आपने एक ही बुक को 5 बार रिवाइज किया है? If the answer is no, you know it is not luck, but you and your process has failed somewhere. So please ensure that आप अपने process में fail नहीं करो. Give your inputs, give your action, and do them in volumes. तभी आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है. लक वो आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में नहीं है हम उसका बात ही नहीं करेंगे. तो it is very important कि you do not blame it all on luck, and that is the reason why lot of aspirants fail. वो 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स शायद 1 या 2 मार्क्स से रह गया. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर 1-2 मार्क्स से या 10 मार्क्स से भी रहता है, इसका मतलब आपको एटलीस्ट आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में +30 स्कोर करना पड़ेगा. एटलीस्ट 30 मार्क्स ऊपर लाना पड़ेगा ताकि कट ऑफ आपको मिल पाए. तो इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग मार्क्स इन वॉल्यूम, अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग फीडबैक, एंड देन एनालाइजिंग देम, एंड देन नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स. तो अगर मैंने प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स का डिस्कस कर लिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या करने से एग्जाम क्लियर होगा. फर्स्ट इज फाउंडेशन आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. आपके बेसिक बुक्स सच एज एनसीईआरटी आपका बड़े भी होने चाहिए, नोट्स बना हुआ होना चाहिए उससे, एंड कम से कम 5 से 10 बार रिविजन होने के बाद ही आप उसको बोल सकते हो कि आपके फाउंडेशन क्लियर है. क्या आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है? क्या आपने प्रीलिम्स मेंस के सिलेबस को अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझा है कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक बार भी देखा है? बहुत सारे टॉपर्स क्या करते हैं कि वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद ही थ्योरी में जाते हैं या उसमें हाथ देते हैं. तो क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है? इफ नॉट, प्लीज स्टॉप योर स्टडीज. प्लीज डू नॉट मूव अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, एंड अपने सिलेबस को ढंग से पहले समझो, एनालाइज करो, ब्रेक डाउन करो, एंड देन ओनली थ्योरी के टूवर्ड्स मूव करो. देयर इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. आजकल इतने बुक्स है मार्केट में, आप किस चीज़ को पढ़ोगे यार. सो प्लीज मेक दिस अ प्रायोरिटी कि आप पहले अपने सिलेबस को देखो, प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू तीनों को. इंटरव्यू ऑल्सो इंक्लूडेड. लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि इंटरव्यू का भी एक सिलेबस होता है. नेक्स्ट इज आप अपने बुक्स को फाइनलाइज करो, शॉर्टलिस्ट करो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगर आप मेरा मानोगे तो आप जितना पहले का आपको मिल सकता है, जितना भी पुराना आप उसको पहले पढ़ो, देखो क्या पैटर्न है. सपोज 1980s का आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो 1980s से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन को एनालाइज करो, एंड देन 2024 से 1980s का दोबारा रिवर्स में जाओ. एंड सपोज आज मेरे को अगर इकोनॉमी या ज्योग्राफी पढ़ना चालू करना है तो मैं प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स के क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद ही थ्योरी को पढ़ूंगा. आप समझ रहे हो, मैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कर रहा हूँ कि मैं पॉइंट से चालू कर रहा हूँ. मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस से पढ़ रहा हूँ, एंड देन मैं थ्योरी के टुवर्ड्स मूव कर रहा हूँ. तो इससे क्या होगा, आपको ये पता होगा कि यूपीएससी का डिमांड एग्जैक्टली क्या है, क्या आपसे यूपीएससी डिमांड कर रहा है,
एंड देन ओनली विल यू बी एबल टू स्टडी। अगर आप उल्टा अप्रोच करोगे, आप इतना थ्योरी पढ़ते पढ़ते देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब चीज़ जो मैंने पढ़ा, जिसमें टाइम लगाया, नोट्स बनाया, इसका तो जरूरत ही नहीं था, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछता ही नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि आप पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस को पढ़ो, बहुत अच्छे से एनालाइज करो एंड देन ओनली थ्योरी पे मूव अराउंड करो। आपका फाउंडेशंस तभी पढ़ो जब आपने सिलेबस को क्लियर कर लिया। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस एंड देन स्टैंडर्ड बुक्स आर योर फाउंडेशंस व्हिच यू नीड टू गेट अ हैंग ऑफ। नेक्स्ट इज एस्पिरेंट्स डू नॉट सीक फीडबैक एट ऑल। एक सोशल मीडिया में जब हम लोग कोई पोस्ट को या किसी भी फोटो वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसमें आपको फीडबैक मिलता है, राइट? आपको कितने लाइक्स हुआ, कितने लोगों ने कमेंट किया, आपको इंस्टेंटली मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड द फीडबैक लूप। मैंने एक इनपुट डाला, मैंने कंटेंट को पोस्ट किया, फोटो या वीडियो, एंड देन मेरे को एक एंगेजमेंट, उसमें से लाइक या कमेंट कितना आ रहा है मेरे को पता चल रहा है। बट देन यूपीएससी के केस में ये फीडबैक लूप 1 साल लंबा है। तो एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, वो स्टडी तो कर रहे हैं, वो अपना इनपुट तो डाल रहे हैं स्टडी आवर्स में, दिन के 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ तो रहे, बट 1 साल के बाद उनको पता चलता है कि उनका वो प्रिपरेशन सही था या गलत था, जस्ट बाय अ कट ऑफ। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फीडबैक लूप एंड इनकॉर्पोरेट इट इन योर स्टडीज। हाउ कैन यू डू इट? इट इज़ वेरी सिंपल। आप फीडबैक लूप ले सकते हो आपके मॉक टेस्ट में। प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करो, प्रीलिम्स के मॉक्स को अटेम्प्ट करो, 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एंड देन चेक कि आप सही आंसर कर पाएंगे कि नहीं। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, वो आप वीकली दे सकते हो या 1 महीने में 2-3 बार दे सकते हो इफ यू आर इन दी इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में फीडबैक लूप ले सकते हो। आपके मेंटर, आपके कोच या आपके गाइड जो भी है, आप उनको पूछो कि ये चीज़ जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, तो आपको फीडबैक लूप वहाँ से भी मिल सकता है। फीडबैक आपको ये भी मिल सकता है कि आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो एंड देन आप किसी और को टीच करो या अपने आप को ही बता रहे हो या अपने आप से ही नोट्स बना रहे हो, तो आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। ट्राई एंड टीच दैट टू समवन, ट्राई एंड राइट डाउन व्हाटएवर यू हैव लर्नड दैट डे इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो फीडबैक लूप जितना आप रखोगे, जितना फीडबैक लोगे, जितना आप उस चीज़ को अटेम्प्ट करके अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करोगे, उतना आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में आगे रहोगे। यार मैंने ये सब 3 साल में करके सीखा है एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दिस नॉलेज विद यू सो दैट आप अपने मिस्टेक्स को रिपीट ना करो एंड देन आप इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करो अपने स्टडी में एंड देन ओनली विल यू बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं मार्च से नहीं आए हुए होते हैं, वो कहीं किसी और ग्रह से नहीं आए हुए हैं, वो यहीं के हैं एंड वो ये सब चीज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टडी करते हैं एंड दे मूव इन द राइट डायरेक्शन। सो आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज सो दैट आप भी राइट डायरेक्शन में अपना अटेम्प्ट करो एंड देन यू डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिविजन करो अपने थ्योरी को एंड अगर आप रिवीजन करते हो कम से कम 5 से 10 बार तो ही आप इस चीज़ को मेमोराइज कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे, तभी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको हेल्प आने वाला है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाओ एंड अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे देन इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उस चीज़ को मिनिमम 7 से 8 मिनट में जो आपको एक 250 वर्ड का आंसर लिखना पड़ता है आप वो लिख पाओगे। एंड वो चीज़ तभी पॉसिबल है मेमोरी का कि अगर आपने अपनी बुक्स को लिमिट करके रखा है, जितना कम बुक्स उतना ज़्यादा रिवीजन, उतना अच्छा बेटर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आपको आपकी रिविजन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डेली एक शेड्यूल आपका आधी घंटा से 1 घंटा होना ही चाहिए। जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा उसको लेके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिलेबस को भी आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। सो रिविजन इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी एंड आई होप कि आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दे रहे हो। नेक्स्ट इज यू नीड टू हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। व्हेन आई से कॉम्प्रिहेंसिव, आपको स्टैटिक पोर्शन एंड डायनामिक को दोनों को साथ में लेके चलना है बिकॉज मेंस आंसर राइटिंग में या एसए में भी फॉर दैट मैटर स्टैटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बट देन आपको करंट अफेयर्स का भी रोल आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें से स्टैटिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई इज दिस वॉर गोइंग ऑन, क्यों इतने 30-40 साल से ये चीज़ वॉर का सिचुएशन बना हुआ है उस कंट्री में या उस रीजन में। आपको हिस्ट्री भी डिस्कस करना हो सकता है, तो दैट मीन्स स्टैटिक। करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस तरह का मिसाइल, किस तरह का एंटी मिसाइल सिस्टम यूज़ किया जा रहा है इन बोथ कंट्रीज डिफेंस। तो ये चीज़ स्टैटिक एंड डायनामिक अगर नहीं आप जोड़ते हो अपने प्रिपरेशन जर्नी में तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एंड आपको किस तरह से पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है एंड कितना पढ़ना चाहिए स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों के लिए। अगेन द आंसर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीलिम्स एंड मेंस में एंड देन यूज दैट टू योर एडवांटेज। कितना डीप जाना है, कितना आपको होलिस्टिक करना है। सपोज फॉर एग्जांपल मेंस में पूछा जा सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर नेबरिंग कंट्रीज में
आपका इकोनॉमी का क्या सिचुएशन होने वाला है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बन रहा है, सोसाइटल कंडीशंस क्या हो रहे हैं एक्सेट्रा। इसमें यूएनएससी का भी रोल आ सकता है, इसमें इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे कितना किस तरह से आ रहा है, क्या क्या डिमेंशन पे आ रहा है, क्या उसकी वजह से क्रूड ऑयल हम लोग के लिए महंगा पड़ रहा है, क्या हम लोग का इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, हम लोग की इकोनॉमी भी किस तरह से इम्पैक्ट आने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस चीज़ का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे यूएस इलेक्शंस की वजह से एंड एक्सेट्रा कितना आ रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच टॉपिक फ्रॉम अ होलिस्टिक 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन ओनली विल यू कॉल योर एग्जामिनेशन कंप्लीट। सो करंट एंड स्टैटिक दोनों को बहुत अच्छे से समझो एंड उस चीज़ को तभी नोट्स बनाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है 3 बार पढ़ो, 10 जगह से समझो, बट देन ओनली मेक योर नोट्स। जस्ट बाय ब्लाइंडली मेकिंग नोट्स विल नॉट हेल्प यू एंड उसी नोट्स को फिर आपको 5 से 10 बार रिवाइज करना ताकि आप उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर पाओ। एंड प्लीज़ आप फॉर योर ओन सेक आप आंसर राइटिंग को लास्ट मोमेंट्स के लिए पुश मत करो। डेली का डेली 5 से 10 वर्ड भी सही, बट देन एटलीस्ट राइट सम आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड। If you are a beginner and you are beginning your UPSC 2025 journey, please watch this video next to understand कि किस तरह से आपको 2025 का जर्नी को begin करना है। So all the best.